हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन हुए। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। धारिता कैपेसिटेंस में दिया जा सकता है, आपको बताना है धारा कैपेसिटेंस को किस में दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकल्पों में सभी, यानी कि धारिता को माइक्रोफेरड, नैनोफेरड, फेरड तथा पिकोफेरड किस में भी दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकल्पों में सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। कैपेसिटेंस कलर कोडिंग में ब्राउन कलर का पहला डिजिट वैल्यू का मान क्या होता है। आपको बताना है कैपेसिटेंस कलर कोडिंग में ब्राउन कलर का पहला डिजिट वैल्यू का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके वैल्यू का मान 1 होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिरोधक के संदर्भ में एसएमडी का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है प्रतिरोधक के संदर्भ में एसएमडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस माउंट डिवाइसेस इसकी फुल फॉर्म है। आपको ध्यान रखना है एसएमडी के फुल फॉर्म सरफेस माउंट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वोल्टेज डिटेक्टर इलेक्ट्रिक घरेलू होम वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले एक्सेसरीज का एक उदाहरण है। आपको बताना है वोल्टेज डिटेक्टर इलेक्ट्रिक घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले एक्सेसरीज का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के सुरक्षा, यानी कि वोल्टेज डिटेक्टर जो कि इलेक्ट्रिक घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले एक्सेसरीज की सुरक्षा का एक उदाहरण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत तारों के संदर्भ में ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है विद्युत तारों के संदर्भ में ईसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है ईसीसी की फुल फॉर्म अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, छेनी का उपयोग की वे खांचे व स्लॉट काटने के लिए किया जाता है। आपको बताना है छेनी का उपयोग की वे खांचे और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रॉस कट, यानी कि क्रॉस कट छेनी का उपयोग। आपको ध्यान रखना है क्रॉस कट छेनी का उपयोग की वे खांचे व स्लॉट काटने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि प्रकाश के गिरने की तीव्रता अधिक हो तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। आपको बताना है यदि प्रकाश के गिरने की तीव्रता अधिक होती है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है सौर सेल में सूर्य से ही वह चार्ज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा यदि उसके प्रकाश के गिरने की तीव्रता अधिक होगी तो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, वीएसआई ड्राइव का क्या कार्य होता है। आपको बताना है वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या डीसी को एसी में बदलता है। आपको ध्यान रखना है वीएसआई ड्राइव जो कि डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है एयर सर्किट ब्रेकर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया गया है। आपको बताना है एक सर्किट ब्रेकर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है एयर सर्किट ब्रेकर का चिन्ह है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, विद्युत परिपथ में रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील पावर की यूनिट क्या है। आपको बताना है विद्युत परिपथ में रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील पावर की यूनिट क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्ट एम्पस रिएक्टिव। आपको ध्यान रखना है प्रतिक्रियाशील की इकाई वोल्ट एम्पस रिएक्टिव होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक साधारण 40 वाट यानी पी का मान दे रखा है 40 वाट और 120 वोल्टेज और वी का मान दे रखा है 120 वोल्टेज दीप्तिमान लैंप को जलाने के लिए कितनी एम्पेयर की आवश्यकता होगी। आपको ध्यान रखना है एम्पेयर यानी आई का मान ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान होगा सूत्र पी बराबर होता है वी इंटू आई होता है। तो पी का मान दे रखा है 40 वोल्टेज और वोल्टेज का मान दे रखा है 120 वोल्ट। तो आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा पी 40/120 बराबर 1/3। तो एक में तीन का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.3 एम्पियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर डीएफ क्या होता है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक वायरिंग
इंस्टॉलेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर डीएफ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डीएफ बराबर होता है कुल व्यक्तिगत अधिकतम मांग बटे पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग। आपको ध्यान रखना है, कुल व्यक्तिगत अधिकतम मांग बटे पूरे सिस्टम की कुल मांग यह होती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एग्जाम पूछा गया था, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? आपको बताना है एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आसानी से वोल्टेज को बढ़ाया व नीचे या घटाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, आसानी से वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एसी पावर ट्रांसमिशन की यह प्रमुख फायदा होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है? आपको बताना है भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फायदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोषों को आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में दोष का पता लगाने में बहुत ही मुसीबत आती है और ओवरहेड लाइन में दोषों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि कंडक्टर का व्यास छोटा यानी 1 सेंटीमीटर से कम है तो हर एक कंडक्टर की त्वचा का प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है यदि कंडक्टर का व्यास 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो ओवरहेड कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नगण्य हो जाएगा, यानी कि उसका त्वचा का प्रभाव नगण्य हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम पूछा गया था, वेरिएस्टर की कार्यक्षमता के जैसे होती है। आपको बताना है वेरिएस्टर की कार्यक्षमता किसके समान होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, जेनर डायोड। वेरिएस्टर की कार्यक्षमता जो कि जेनर डायोड के समान होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, को प्रति यूनिट समय में आउटपुट वोल्टेज के अधिकतम परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे प्रति वोल्ट सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपको बताना है किसको प्रति यूनिट समय में आउटपुट वोल्टेज के अधिकतम परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे वोल्ट प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्लो दर। स्लो रेट को वोल्ट प्रति सेकंड के रूप में दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आवश्यक है? आपको बताना है डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, वोल्टमीटर व एमीटर दोनों के द्वारा डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? आपको बताना है डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, या तो शंट या आर्मेचर फील्ड टर्मिनल को बदलकर इसकी दिशा को हम चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, तार के आकार को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है तार के आकार को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, स्टैंडर्ड वायर गेज या माइक्रोमीटर दोनों के द्वारा हम तार के आकार को माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एग्जाम पूछा गया था, पदार्थ को भारी मात्रा में कमी करने की आवश्यकता होने पर किस प्रकार की फाइलिंग विधि का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है पदार्थ को भारी मात्रा में कमी करने की आवश्यकता होने पर किस प्रकार की फाइलिंग का विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकर्ण फाइलिंग। इसमें विकर्ण फाइलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एग्जाम पूछा गया था, निम्न में से कौन सा OR गेट आईसी है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा OR गेट आईसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IC 7432 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, जब नॉट गेट का इनपुट टर्मिनल पर होता है तो लॉजिक शून्य होता है। आपको बताना है जब नॉट गेट का इनपुट टर्मिनल किस पर होता है तो इसके लॉजिक शून्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 वोल्टेज। यदि नॉट गेट का इनपुट टर्मिनल 0 वोल्टेज पर होता है तो इसके लॉजिक शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, किसी और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ने पर कौन सा गेट प्राप्त होता है? आपको बताना है किसी और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ने पर कौन सा गेट प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें नॉर गेट प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और गेट को आउटपुट और नॉट गेट के इनपुट को जोड़ने पर नॉर गेट प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एग्जाम पूछा गया था, इंस्टॉलेशन केबलों और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आपको बताना है इंस्टॉलेशन केबलों और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलेशन परीक्षण। इसके लिए इंसुलेशन परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, ऊर्जा मीटर में अधिक दोषपूर्ण रीडिंग का क्या कारण है? आपको बताना है ऊर्जा मीटर में अधिक दोष
रीडिंग का क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खराब वायरिंग व मीटर में खराबी हो, दोनों इसके कारण इसमें दोषपूर्ण रीडिंग आ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, 200 को क्लियरेंस या निकासी के बाद कब पुनः उपयोग किया जा सकता है? आपको बताना है 200 की क्लियरेंस या निकासी के बाद में किसे पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी को दोबारा उपयोग में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सुरक्षा संकेतक का नाम क्या है? आपको बताना है सुरक्षा संकेत दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य संकेत। यह अनिवार्य संकेत का चिन्ह है क्योंकि इसको पहनना जरूरी है, तो ये अनिवार्य संकेत है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, जब शेयरों की एक एन संख्या को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारा कितनी होगी? आपको बताना, जब शेयरों की एन संख्या को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारा का मान क्या होगा? जहां ईएमएफ है और आर प्रत्येक शेयर का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NE/R। आपको ध्यान रखना है समांतर क्रम में शेयरों की संख्या का कुल प्रतिरोध का मान NE/R होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है, विद्युत उपकरण श्रृंखला में नहीं जुड़े होते हैं क्योंकि, आपको बताना है विद्युत उपकरण श्रृंखला श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, क्या कारण है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्पों में सभी उपकरणों को अलग से चालू नहीं किया जा सकता है, सभी उपकरणों को एक जैसा वोल्टेज नहीं मिलेगा, विद्युत आपूर्ति में करंट कम होगा, और यदि एक उपकरण काम करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण भी काम करना बंद कर देंगे, इसलिए इन्हें हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।